तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे। तो आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही जबरदस्त और नया मानवा। तो चलिए बिना किसी देरी से जल्दी से शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है शिव की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका नया जन्म एक अलग ही दुनिया में हुआ था, मैजिकल पेट्स की दुनिया। यहाँ उसे एक रेयर टैलेंट मिला था। अब वह असाधारण जीवों की स्किल्स कॉपी कर सकता था और उन्हें सिखा भी सकता था, लेकिन बस कुछ खास कंडीशंस में। एक दिन सबसे ताकतवर पेट टेमर बनने का सपना देखते हुए सब कुछ शांत था। शिव अपने बिस्तर पर गहरी नींद में था। तभी अचानक धड़ाम, एक भारी सी किताब उसके सिर पर गिरी। अरे यार, ये कौन सा नया टॉर्चर है? शिव झुंझलाते हुए उठ बैठा। उसने सिर पकड़ते हुए कमरे में इधर उधर देखा। तभी अचानक उसके दिमाग में अजीब अजीब यादें आने लगीं। ये यादें उस हादसे की थीं जब वह एक खंडहर की एक्सप्लोरेशन कर रहा था। क्या मुझे किसी ने बचा लिया? उसने खुद से पूछा, लेकिन चारों तरफ देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। ये जगह तो उसने पहले कभी देखी ही नहीं थी। उसकी नजर सामने रखे एक शीशे पर पड़ी। वह धीरे धीरे उठकर शीशे के पास गया। जैसे ही उसने अपनी रिफ्लेक्शन देखी, उसके होश उड़ गए। शीशे में जो चेहरा दिख रहा था वो उसका अपना नहीं था। ये क्या मजाक है? वह हक्का बक्का रह गया। फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका सोल किसी और के बॉडी में आ चुका है। कुछ घंटों पहले तक वह एक आर्कियोलॉजिस्ट था, एडवेंचरस, कॉन्फिडेंट और स्मार्ट। और अब वो एक सिंपल सा हाई स्कूल स्टूडेंट बन चुका था। कमरे में क्यूरियोसिटी से इधर उधर देखते हुए उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। उसने उसे उठाया। किताब जानवरों को टेम करने के बारे में थी। जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, इस बॉडी की पुरानी मेमोरीज उसके माइंड में आने लगीं। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि वह अब अर्थ पर नहीं है। यह एक नई दुनिया थी जिसका नाम था ब्लू स्टार। इस दुनिया में एनिमल्स, प्लांट्स और यहाँ तक कि नेचर के एलिमेंट्स जैसे माउंटेन्स और रिवर्स इवॉल्व होकर इंटेलिजेंट और पावरफुल बीइंग्स बन सकते थे। किसी अर्थ के इंसान के लिए ये सब कुछ मिथिकल क्रीचर्स की तरह थे। यहाँ ह्यूमंस के पास एक खास पावर थी जिसे टेमिंग कहते थे। इस पावर से लोग इन इवॉल्व्ड क्रीचर्स को कंट्रोल कर सकते थे। मेडिटेशन के थ्रू टेमर्स अपने माइंड में एक अलग डायमेंशन बना लेते थे। इस डायमेंशन की मदद से वह इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रीचर्स को पकड़कर टेम कर सकते थे। इस पावर की वजह से ह्यूमैनिटी इस दुनिया में फ्लरिश कर रही थी। लेकिन ये जितना कूल लगता था उतना ही डेंजरस भी था, क्योंकि इंसानी सेटलमेंट्स के बाहर की पूरी विल्डरनेस ऐसे पावरफुल मॉन्स्टर्स से भरी थी जो कभी कभी सिटीज और विलेजेस पर हमला कर देते थे। शिव को याद आया कि इस बॉडी के असली पेरेंट्स भी एक मॉन्स्टर अटैक में मारे गए थे। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि उसकी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है। पर सरप्राइजिंगली यह रियलाइजेशन उसे ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाया। उसने गहरी सांस ली और बेमन से कहा, पहले मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट था और अब एक नॉर्मल सा लड़का। सीरियसली मेरी किस्मत पर ऑस्कर बनता है। हालांकि उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने खुद से कहा, जो भी है इस सिचुएशन में मुझे अपना बेस्ट देना होगा। उसने जल्दी से अपना स्टेटस चेक किया। पता चला कि वह ग्लेशियर सिटी के पेट सेंटर में एक इंटर्न ब्रीडर है। ये बेसिक लेवल की नौकरी थी, लेकिन शुरुआत तो यहीं से करनी होती है। पास में रखी एक और किताब पर उसकी नजर गई। इस किताब का नाम था गाइड टू इंटर्निंग एट ब्रीडिंग बेसिस। उसे याद आया कि उसने इस जॉब के लिए एक लोन लिया था, एक ऑर्फन के तौर पर जिसने अपनी पूरी लाइफ में स्ट्रगल्स ही देखी थी। वह अब एक लो लेवल वर्कर था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस मौके को वेस्ट नहीं करेगा। उसने अपना काम पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी। शिव को आज अकेले ही स्नो वॉल्व्स को खाना खिलाना था। दोपहर में उसे अपनी टीम के साथ ग्रीन कॉटन वॉर्म्स को खाना पहुंचाना था और उनके ग्रोथ डेटा को कलेक्ट करना था। उसे पता था कि स्नो वॉल्व्स मांसाहारी होते हैं और उनकी डरावनी वायलेट आईज किसी को भी नर्वस कर सकती थी। शिव को अपनी एबिलिटीज पर थोड़ा डाउट था, लेकिन उसने खुद को समझाया, अगर एक इंटर्न ये काम कर सकता है तो ये मैनेज करना पॉसिबल होना चाहिए। शिव को याद आया कि उसने थ्योरी क्लासेस में हमेशा टॉप किया था और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके पास एक यूनिक टेमिंग टैलेंट था, टेलीपैथी। ये टैलेंट उसे किसी भी चीज से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी देता था। हालांकि टेलीपैथी कॉम्बैट सिचुएशंस के लिए यूजफुल नहीं थी, लेकिन रिसर्च और डिप्लोमेसी में इसके एप्लीकेशंस काफी प्रॉमिसिंग थे। शिव ने डिसाइड किया कि वह इस एबिलिटी को क्रिएटिवली यूज करेगा और उसने वुल्व्स के साथ दोस्ती करने की प्लानिंग की। अपनी एबिलिटी की प्रैक्टिस करने के लिए उसने अपना टेमिंग डायमेंशन एक्टिवेट किया। यह एक चमचमाता हुआ रेडिएंट क्यूब था जो उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर खुलता था।
इस डायमेंशन के अंदर उसे एक फ्लोटिंग बुक दिखाई दी जिसके सेंटर में एक चमकता हुआ ज्वेल लगा हुआ था। क्या ये मेरे पास कोई दूसरा टैलेंट भी हो सकता है? उसने उत्सुकता से सोचा। एक्साइटमेंट में उसने वह किताब खोली। किताब का नाम था स्किल्स हैंडबुक। इस रेयर टैलेंट ने उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बीइंग्स की स्किल्स को कॉपी और टीच करने की पावर दी। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस थीं। उसे स्किल को विटनेस करना होगा, उस क्रीचर को फिजिकली टच करना होगा। ये दोनों काम 1 घंटे के अंदर करने होंगे। स्किल्स को टीच करने के लिए उसकी स्टैमिना और कंपैटिबिलिटी भी मैटर करती थी। शिव ने क्विकली रियलाइज किया कि इस स्किल्स हैंडबुक का पोटेंशियल कितना बड़ा था। ये उसे टेमिंग में एक सिग्निफिकेंट एज दे सकता था। उसने टेमिंग बेसिक्स को रिवाइज किया और समझा कि किसी भी टेमर की स्ट्रेंथ उसकी पेट बीस्ट्स की टैलेंट्स, नॉलेज और स्किल मास्टरी पर डिपेंड करती है। किताब को बंद करते हुए शिव ने अपनी डबल टैलेंट्स के बारे में रिफ्लेक्ट किया। उसने सोचा, ये दोनों टैलेंट्स मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने यह समझा कि ब्लू प्लैनेट वाला शिव स्किल्स हैंडबुक टैलेंट के साथ पैदा हुआ था। वहीं जो शिव इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ है उसके पास टेलीपैथी है। मतलब मेरे पास 2 टैलेंट्स हैं। ये तो जैकपॉट निकला। उसने खुद को पॉजिटिविटी से बूस्ट किया। जो भी रिसोर्सेज मेरे पास हैं मुझे उनका बेस्ट यूज करना चाहिए। तभी एक लाउड बीपिंग साउंड ने उसकी ट्रेन ऑफ थॉट को इंटरप्ट कर दिया। उसे याद आया कि उसे जल्दी इंटर्नशिप के लिए निकलना है। स्नो वॉल्व्स तो भूखे होंगे, उसने खुद से कहा। जल्दी से कैमोफ्लेज सूट और ब्लू स्कार्फ पहनकर उसने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्टार्ट किया और फैसिलिटी की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पहले स्नो वॉल्व्स के खाने की तलाश शुरू की। कुछ आइसबॉर्न बॉक्सेस देखकर उसने क्यूरियोसिटी में उनमें झांक लिया। बॉक्स के अंदर उसने फ्रेश मार्बल्ड मीट देखा जो इतना माउथ वाटरिंग लग रहा था कि शिव खुद को सोचने से रोक नहीं पाया। ब्लू प्लैनेट पर ये पेट बीस्ट्स ह्यूमंस से भी बेटर खाते हैं। जैसे ही उसने एक बॉक्स उठाया, 3 कोवर्कर्स उसे ग्रीट करते हुए बोले, तुम स्नो वॉल्व्स को खाना खिलाने जा रहे हो ना? शिव के कोवर्कर्स ने उसे याद दिलाया, स्नो वॉल्व्स ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते और हाँ, बेहतर होगा अगर तुम डैंडीलाइन क्लम्प्स साथ ले जाओ, जस्ट इन केस तुम्हें हीलिंग की जरूरत पड़े। शिव ने उनकी बात पर ध्यान दिया और थोड़ी घबराहट दिखी तो उन्होंने उसे रिएश्योर किया, अरे कोई टेंशन मत लो, जब तक वुल्फ किंग यहाँ है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। उनकी बातें सुनकर शिव थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ। जब कोवर्कर्स ने उसे मदद की ऑफर दी तो उसने उन्हें थैंक्स कहा और कहा कि वह मैनेज कर लेगा। उन्होंने उसे बाय कहा और वह 3 बड़े बॉक्सेस के साथ आगे बढ़ गया। शिव दूसरे बिल्डिंग में गया और वहां एक रैंप चढ़कर स्नो वुल्फ ब्रीडिंग एरिया की तरफ बढ़ा। चलते चलते उसने सोचा कि सबसे पहले उसे इस नई दुनिया के साथ एडजस्ट होना चाहिए। रिलेशनशिप्स तो बाद में भी बन सकती हैं, लेकिन पहले सराउंडिंग्स को समझना जरूरी है। स्नो वुल्फ ब्रीडिंग एरिया सफेद बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच था। वहां पहुंचकर शिव ने बॉक्सेस अनलोड करना शुरू किया, पर जैसे ही उसने एक पल रुककर ब्रीथ लिया, अचानक पीछे से 2 स्नो वॉल्व्स आ गए। उनकी वायलेट आईज किसी शिकार को ढूंढती हुई चमक रही थीं। शिव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये ठंड की वजह से था या डर की वजह से। वॉल्व्स ने जोर से दहाड़ लगाई और शिव चौंक कर पीछे पलटा। उसने देखा कि पूरी वुल्फ पैक उसके सामने खड़ी थी। तभी जैसे कंप्यूटर में सडनली डेटा लोड होता है, वैसे ही शिव के दिमाग में मेमोरीज फ्लड होने लगी। उसे क्रिटिकल नॉलेज याद आ गई। स्नो वॉल्व्स के बारे में उसे अचानक समझ में आया कि ये हाई लेवल ट्रांसेंडेंट बीस्ट्स हैं। उनके पास आइस एट्रीब्यूट होता है। स्नो वॉल्व्स जो स्नोवी माउंटेन्स में इवॉल्व हुए हैं, उनकी स्ट्रेंथ इतनी होती है कि वो स्टील तक को तोड़ सकते हैं। वे ब्लिजर्ड्स के दौरान चुपचाप शिकार कर सकते हैं। उनकी स्किल्स थीं फ्रीज क्रंच, आइसी स्लैश, स्नो मास्क और कोल्ड ब्रीथ। शिव के लिए ये जानकारी यूजफुल थी, लेकिन उसने खुद से पूछा, क्या ये मुझे कॉन्फिडेंट बना रही है या और ज्यादा डराने के लिए आई है? उसने तुरंत अपनी टेलीपैथी टैलेंट का इस्तेमाल किया। उसने स्नो वॉल्व्स के थॉट्स को पढ़ा। वॉल्व्स इतने ज्यादा हंग्री थे कि अब तो शिव भी उन्हें खाने लायक लग रहा था। स्नो वॉल्व्स मिस्चीवस स्माइल्स के साथ उसे देख रहे थे। शिव ने मन ही मन सोचा, टेलीपैथी सच में ब्लेसिंग है या कर्स? वॉल्व्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। शिव के दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, मैं इन्हें खाना देने आया हूँ या खुद इनका खाना बनने? स्नो वॉल्व्स की चमकती वायलेट आईज उसके हाथ में रखे मीट के बॉक्स पर टिकी हुई थीं। डेस्परेशन में शिव चिल्लाया, वुल्फ किंग हेल्प करो प्लीज।
उसे याद आया कि को-वर्कर्स ने कहा था जब तक वुल्फ किंग यहाँ है सब ठीक रहेगा। तभी बर्फीली वादियों में एक पावरफुल कमांडिंग हाउल गूंजा। पूरी जगह जैसे फ्रीज हो गई। पैक के पीछे से एक इनॉर्मस वुल्फ बाहर निकला। उसकी लेग्स पर गोल्डन ब्रेसलेट्स थे और उसके बॉडी पर 2 चमचमाते गोल्डन बैंड्स। वुल्फ किंग ने बोल्ड स्टेप्स के साथ शिव की तरफ कदम बढ़ाए। बाकी वॉल्व्स तुरंत अपनी जगह से हटकर एक तरफ बैठ गए। शिव बस खड़ा रह गया, बिल्कुल फ्रोजन। उसकी आंखों के सामने वुल्फ किंग की मैजेस्टिक प्रेजेंस थी, जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही वुल्फ किंग उसके पास आया, उसने अपना नाक शिव के माथे पर लाइटली टच किया। ठंडी सी सेंसेशन ने शिव को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या ये मार्किंग का कोई तरीका है? शायद वुल्फ किंग अपनी सेंट छोड़कर एक्नॉलेजमेंट दे रहा था। शिव ने राहत की सांस ली। चलो, मार्किंग सिर्फ नोज बूब तक ही है, इससे ज्यादा कुछ होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। अभी वह इस मोमेंट को पूरी तरह समझ भी नहीं पाया था कि तभी अचानक स्किल्स हैंडबुक उसके सामने प्रकट हो गई। उसने इसे समन नहीं किया था और इसकी अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस ने उसे पूरी तरह सरप्राइज कर दिया। हैंडबुक खुद ब खुद खुल गई और उसकी पेजेस के बीच में एक ग्लोइंग लाइट बॉल बनने लगी। शिव ने देखा कि किताब में एक नया इंफॉर्मेशन पीस लिखा हुआ था, इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन एक हाई लेवल मेंटल स्किल थी। इसका इस्तेमाल करके कोई भी अपने ऑरा से दूसरों को डराने, रोकने या कमांड देने की एबिलिटी हासिल कर सकता था। कमजोर ओपोनेंट्स तो इससे नॉकआउट तक हो सकते थे। शिव ऑव में था। उसे रियलाइज हुआ कि वुल्फ किंग ने अभी अभी अपनी रेयर और पावरफुल एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की थी। शिव ने तुरंत स्किल्स हैंडबुक का इस्तेमाल करके इंटिमिडेशन स्किल को कॉपी कर लिया। यह स्किल वुल्फ किंग की खासियत थी और शिव ने सोचा कि वह एक दिन अपने फ्यूचर पेट बीस्ट को यह पावरफुल स्किल सिखाएगा। उसने यहां तक इमेजिन कर लिया कि वह सम डे अपना खुद का बीस्ट किंग रेज करेगा। लेकिन उसकी डे ड्रीमिंग ज्यादा देर तक नहीं चली। वुल्फ किंग ने हल्की सी ग्राउल की और उसे नीचे देखते हुए क्यूरियस एक्सप्रेशन दिया। टेलीपैथी के जरिए शिव ने वुल्फ किंग के थॉट्स को पढ़ा। उसे लगा कि वुल्फ किंग सोच रहा था, ये लड़का डर रहा है या एक्साइटेड। शिव के अंदर एक्साइटमेंट की सुनामी चल रही थी, लेकिन उसने खुद को काम दिखाया। उसने जल्दी से मीट बॉक्स उठाया और स्नो वॉल्व्स को खाना खिलाने लगा। वुल्फ किंग के मार्क करने के बाद वॉल्व्स सरप्राइजिंगली काल्म और टेम थे। शिव ने इस मौके का फायदा उठाया और धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर वॉल्व्स के सिर पर लाइटली ब्रश किया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने देखा कि उसके सामने एक ग्लोइंग एक्सक्लेमेशन पॉइंट दिखा। इसका मतलब था कि अब वह इंटिमिडेशन स्किल को इन वॉल्व्स को सिखा सकता है। शिव बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि वह एक दिन इन वॉल्व्स को पावरफुल लीडर्स में बदल देगा। लेकिन उसने जल्दी ही अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल किया। उसने खुद को समझाया, मल्टीपल वुल्फ किंग्स को ट्रेन करना मजेदार तो है, लेकिन ये बिना केयरफुल प्लानिंग के बहुत डेंजरस हो सकता है। शिव ने अपने काम पर फोकस किया। उसने इंश्योर किया कि वॉल्व्स को प्रॉपरली खाना मिले और वह शांत रहे। खुशकिस्मती से फीडिंग सेशन आराम से खत्म हो गया। वॉल्व्स ने कोई दूसरी स्किल यूज नहीं की जिससे शिव एडिशनल एबिलिटीज कॉपी नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी उसने जो कुछ आज सीखा था वह प्राइसलेस था। स्नो वुल्फ ब्रीडिंग एरिया का काम खत्म करने के बाद शिव स्नोवी माउंटेन्स को पीछे छोड़ता हुआ अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ा। वह अपनी रिसेंटली एक्वायर्ड हाई लेवल मेंटल स्किल इंटिमिडेट के बारे में सोचकर सुपर एक्साइटेड था। रास्ते में उसकी नजर आसमान में उड़ते एक ग्रीन बैक ईगल पर पड़ी। तभी उसके सामने एक प्रॉम्प्ट आया जो सजेस्ट कर रहा था कि इंटिमिडेट स्किल इस ईगल को भी सिखाई जा सकती है। एक वुल्फ किंग और एक बर्ड किंग रेज करना, वाह क्या बात है, शिव ने एक्साइटेड होकर सोचा। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, 3 महीने की इंटर्नशिप बाकी है, सब कुछ अभी ही करना जरूरी नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अपना सफर जारी रखते हुए शिव ने एक बड़ा सा बिलबोर्ड देखा। उस पर लिखा था, आयरन बैम्बू बेस प्रमोशन, पिंगचांग डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट्स के लिए आयरन ईटर्स पर 50% डिस्काउंट। यह देखकर शिव की आंखें चमक उठी। उसने पहले ही अपना पहला पेट बीस्ट एक आयरन ईटर बुक कर लिया था। अब उसे अपनी चॉइस पर और भी खुशी हो रही थी। आयरन ईटर्स का नाम सुनकर लगता है कि ये बहुत खतरनाक होंगे, लेकिन असल में ये बेहद क्यूट होते हैं। ये पैंडास की तरह दिखते हैं। उनके हरे आईज, गोल बॉडीज और फ्लफी फर होते हैं। आयरन ईटर्स को मिड लेवल ट्रांसेंडेंट बीस्ट्स के रूप में क्लासिफाई किया गया है। उनकी एकमात्र स्किल हार्डन है
जो इस रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड में थोड़ी अनइम्प्रेसिव लगती है। शियू इसे उनकी नेचुरल लेजीनेस का नतीजा मानता था, लेकिन फिर भी उनकी रेरिटी और क्यूटनेस उन्हें खास बनाती थी। ये बीस्ट्स मेटल्स और मिनरल्स खाकर अपनी हार्डन स्किल को एक्टिवेट करते हैं। शियू ने ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में सोचना शुरू किया। उसने इमेजिन किया कि अगर वह हार्डन, इंटिमिडेट और शायद कोई सेंसिंग या एजिलिटी स्किल कंबाइन कर सके तो वह एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी आयरन ईटर तैयार कर सकता है। अपने इनोवेटिव आइडियाज को लेकर कॉन्फिडेंट, शियू ने ठान लिया कि वह इसे पॉसिबल बनाएगा, लेकिन सबसे पहले उसे इंटर्नशिप खत्म करके अपना ब्रीडर सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। अपने फ्यूचर आयरन ईटर के बारे में मोटिवेटेड होकर वह अपने अगले टास्क पर पहुंचा, ग्रीन कॉटन वॉर्म्स के ग्रोथ डेटा को कलेक्ट करना। जब वह एक्सपेरिमेंटल एरिया 01 पहुंचा तो टीम लीडर ने टास्क को सिंपल बताया, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी वार्न किया, अगर परफॉर्मेंस खराब हुई तो पनिशमेंट में 1000 वॉर्म्स तुम्हारे जिम्मे होंगे। शियू ने इसे एक बेहतरीन लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा और उत्साह के साथ ग्लास एंक्लोजर्स की तरफ बढ़ा जहां ग्रीन कॉटन वॉर्म्स रखे गए थे। ग्रीन कॉटन वॉर्म्स छोटे, उंगली के साइज के और प्राइमरीली फार्म्ड स्पीसीज थे। हालांकि ये लो लेवल क्रीचर्स थे, लेकिन इनके पास एवोल्यूशन की कई अलग अलग पाथ्स थीं। हर वॉर्म ब्राइट ग्रीन रंग का था और उनके सिर पर डेविल लाइक पीले हॉर्न्स थे। शियू ने उन्हें सॉफ्टली ग्रीट किया, लेकिन उसके पास आते ही वॉर्म्स नर्वस होकर स्क्वीक करने लगे। जैसे ही शियू ने अपना हाथ इंक्लोजर के अंदर डाला, एक ब्रेव वॉर्म उसके फिंगर पर चढ़ गया, लेकिन इससे पहले कि शियू खुश होता, बाकी वॉर्म्स ने तुरंत रिटेलिएशन किया। उन्होंने सिल्क स्प्रे करना शुरू कर दिया और शियू का पूरा चेहरा स्टिकी थ्रेड्स से ढक दिया। शियू ने सिचुएशन को काल्मली ऑब्जर्व किया। उसे समझ में आया कि वॉर्म्स उसकी प्रेजेंस से अनकंफर्टेबल थे। उसने सोचा कि शायद इनसे डील करने के लिए उसे थोड़ा अलग अप्रोच अपनाना पड़ेगा। जैसे ही एक बहादुर ग्रीन कॉटन वॉर्म शियू की उंगली पर चढ़ा, उसने गुस्से में उसे घूरा। फिर अचानक उसके सिर के ऊपर एक ग्रीन एक्सक्लेमेशन पॉइंट दिखा। शियू हैरान रह गया। वेट, क्या ये छोटा सा वॉर्म किंग भी बन सकता है? उसने सोचा। वॉर्म ने कुछ देर बाद इंटरेस्ट खो दिया और वापस अपने केज में कूद गया। लेकिन तभी स्किल्स हैंडबुक फिर से खुल गई। इस बार उसमें नोटिफाई हुआ कि एक नई स्किल रिकॉर्ड हुई है, सिल्क थ्रेड। शियू को समझ आया कि यह बग टाइप स्किल अगर क्रिएटिवली यूज की जाए तो काफी यूजफुल हो सकती है। साथ ही हैंडबुक ने रिवील किया कि ऐसी स्किल्स रिपीटेड टीचिंग से इंप्रूव भी हो सकती हैं। इंटरेस्टिंग। शियू के मन में पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। डॉर्म वापस पहुंचने के बाद शियू ने ब्रीडिंग बेस के बारे में डिटेल्स स्टडी की। उसे पता चला कि वहां कुल 51 पीट बीस्ट्स हैं। इनमें से ज्यादातर के पास बेसिक लो लेवल स्किल्स थीं, जो शियू के विजन से मेल नहीं खाती थीं। वह एक्स्ट्रॉर्डिनरी बीस्ट्स को रेज करना चाहता था। उसने डिसाइड किया कि वह मिडिल और हाई लेवल स्किल्स पर फोकस करेगा, खासकर सेंसिंग और एजिलिटी एबिलिटीज पर। लेकिन साथ ही उसने अपनी कॉपीइंग एबिलिटी की लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखा। अपनी रिसर्च के दौरान शियू को पता चला कि एक डेंडेलियन क्लम्प नाम का प्लांट बेस्ड बीस्ट इस बेस का हिस्सा है। यह हीलिंग एबिलिटीज के लिए मशहूर है और ब्रीडिंग बेसिस में इसे मॉडल हीलर कहा जाता है। यह मेरा अगला टारगेट होगा, शियू ने ठान लिया। डेंडेलियन क्लम्प को करीब से देखने के लिए उसने एक प्लान बनाया। उसने प्रिटेंड किया कि उसकी कलाई स्प्रेन्ड हो गई है और सीधे इन्फर्मरी की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वह इन्फर्मरी पहुंचा, एक काल्म और कंपोज्ड ब्लैक हेयर डॉक्टर ने उसका स्वागत किया। उसने अपने ग्लासेस ऊपर खिसकाए और शियू की कंडीशन को असेस करना शुरू किया। डॉक्टर ने उसे तुरंत पहचान लिया। तुम नए इंटर्न हो, है ना? उसने कहा, जैसे उसे इंटर्न्स की ऐसी ट्रिक्स की आदत हो। लेकिन फिर भी उसने शियू को सीरियसली लेने का फैसला किया। शियू ने कन्विंसिंगली एक्ट करते हुए पूछा, डॉक्टर, क्या ये इंजरी मेरी वर्क एबिलिटी को अफेक्ट करेगी? डॉक्टर ने उसकी बातों को लाइटली लेते हुए रियश्योर किया, यह माइनर है, चिंता मत करो। फिर उसने ट्रीटमेंट शुरू किया। जो हुआ उसने शियू को अमेज कर दिया। डॉक्टर ने बस अपने फिंगर्स का एक सिंपल स्नैप किया और डेंडेलियन क्लम्प प्रकट हो गया। यह प्लांट लाइक क्रीचर कॉटनी बॉडी और एम्बेडेड स्मॉल आईज के साथ बहुत ही मैजिकल लग रहा था। यह इतनी एफर्टलेसली समन हुआ कि शियू को लगा ना कोई चांटिंग, ना एक्स्ट्रा स्टेप्स, बस एक स्नैप और काम खत्म। डेंडेलियन क्लम्प धीरे धीरे शियू की ओर बढ़ा। उसकी प्रेजेंस काम और सूदिंग थी। जैसे ही उसने शियू की कलाई हील करनी शुरू की, शियू ने महसूस किया कि पेन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली गायब हो गया।
शिव ने कैजुअली रिमार्क किया, अरे ज्यादा पेनफुल तो नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वह डीपली इम्प्रेस्ड था। इस स्पीड और प्रिसीजन का जवाब नहीं, उसने सोचा। जैसे ही डेंडेलियन क्लम्प ने अपना काम खत्म किया, स्किल्स हैंडबुक फिर से खुल गई। इस बार उसमें लिखा था, हाई स्पीड हीलिंग रिकॉर्डेड। शिव की आंखें चमक उठीं। अब उसके पास एक और पावरफुल स्किल थी जिसे क्रिएटिवली यूज किया जा सकता था। शिव स्टन्ड रह गया जब उसे समझ आया कि उसने मिडिल लेवल वुड टाइप हीलिंग स्किल को कॉपी कर लिया है। यह स्किल रिकवरी को सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेट कर सकती है। अब शिव को कंफर्म हो गया कि वह फैसिलिटी के पेट बीस्ट्स की स्किल्स को भी कॉपी कर सकता है। उसने अपनी प्रोग्रेस पर रिफ्लेक्ट किया। इंटर्नशिप के 3 महीने बचे हैं, बहुत सारे मौके हैं स्किल्स कलेक्ट करने के लिए, उसने सोचा। जब डॉक्टर ने उसकी कलाई हील कर दी तो उसने टीजिंगली कहा, थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर लिया तुमने। यहाँ तक कि व्हाइट डेंडेलियन प्लांट ने भी टेलीपैथी के जरिए बताया कि उसकी इंजरी माइनर थी। शिव को थोड़ी गिल्ट फील हुई। उसने डॉक्टर और उसके प्लांट बीस्ट दोनों से वादा किया कि वह आगे से ज्यादा केयरफुल रहेगा। साथ ही उसने डिसाइड किया कि वह बाद में दोनों के लिए स्नैक्स लेकर आएगा, एक थैंक यू गिफ्ट के तौर पर। उसने रैशनलाइज किया कि भले ही उसकी चोट छोटी थी, लेकिन पेट बीस्ट्स द्वारा की गई हर ट्रीटमेंट उनकी स्किल मास्टरी को इम्प्रूव करती है, इसलिए यह छोटा एक्सपेरिमेंट भी वर्थवाइल था। डॉर्म में वापस आने के बाद शिव ने रियलाइज किया कि बार बार स्किल्स सिखाने से पेट बीस्ट्स की मास्टरी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो सकती है। ये तो टोटल गेम चेंजर है, उसने एक्साइटेड होकर सोचा। इससे ट्रेनिंग प्रोसेस को तेजी से बूस्ट किया जा सकता है। वह दिन भर की इवेंट्स पर रिफ्लेक्ट करने लगा। इतना कुछ एक दिन में सीख लिया, वह अमेज हो गया। उसे याद आया कि डॉक्टर खुद भी एक इंटर्न टेमर थी। इस थॉट के साथ उसने टेमर्स एसोसिएशन की यूनिफाइड एग्जामिनेशन के बारे में सोचा और अंदाजा लगाने लगा कि उसे एक ऑफिशियल टेमर बनने में कितना वक्त लगेगा। इन सभी थॉट्स के बीच वह धीरे धीरे सो गया। अगले 3 महीनों में शिव ने अपना फोकस हाई पोटेंशियल स्किल्स कलेक्ट करने पर रखा। उसने लो लेवल स्किल्स को अवॉइड किया और अपनी स्किल्स हैंडबुक में 2 बड़ी एडिशंस की। सुपरसाइटिक विंड टाइप स्किल जो आई साइट को एनहांस करती है, एब्सोल्यूट स्लंबर एक रिकवरी स्किल जो ब्रीडर ट्रांसेंडेंट पेट बीस्ट से ली गई थी। यह स्किल डीप स्लीप के जरिए रैपिड रिकवरी को अलाउ करती है। ये हाई स्पीड हीलिंग के साथ परफेक्टली पेयर होगी, उसने सोचा। शिव ने मजाक में कहा, मेरे आयरन ईटर को मेरी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स समझनी पड़ेंगी, इतने मेडिकल एक्सपेंसेस मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। हालांकि एक नई प्रॉब्लम सामने आई। शिव को पता चला कि उसकी स्किल्स हैंडबुक में सिर्फ 5 स्किल्स ही स्टोर हो सकती हैं। इस लिमिटेशन से वह थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पॉसिबल सॉल्यूशंस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू कर दी। शायद अगर मैं अपनी टेमिंग टैलेंट इंप्रूव करूं तो हैंडबुक की कैपेसिटी बढ़ सकती है, उसने थियोराइज किया। उसने मेडिटेशन के जरिए अपने टेमिंग डायमेंशन को स्ट्रेंथन करने पर फोकस किया। उसने सीखा कि टेमिंग डायमेंशन को मजबूत करने से कई बेनिफिट्स हैं। यह हायर लेवल बीस्ट्स को हैंडल कर सकता है, उनके ग्रोथ स्पीड को बढ़ाता है, टेमिंग टैलेंट्स को एम्पलीफाई करता है। शिव ने एक बड़ा गोल सेट किया, 1 साल के अंदर प्रोफेशनल टेमर बनना है। उसने डिसाइड किया कि अपनी ग्लेशियर सिटी ब्रीडिंग बेस की इंटर्न ब्रीडर सर्टिफिकेट के साथ वह इस गोल को पूरा करने की तरफ तेजी से बढ़ेगा। शिव ने अपनी जर्नी के अगले फेज की तैयारी शुरू कर दी थी। वह आयरन बैम्बू ब्रीडिंग बेस की तरफ निकल पड़ा, जहां उसे वह आयरन ईटर मिलने वाला था जिसे उसने 3 महीने पहले खरीदा था। जैसे ही बेस के पास पहुंचा, उसने अपने होम टाउन ग्लेशियर सिटी के बारे में सोचा। पिंगचिंग डिस्ट्रिक्ट का यह 2nd टियर शहर अपने स्पेशलिटी बीस्ट आयरन ईटर के लिए जाना जाता था। आयरन बैम्बू बेस के एंट्रेंस पर खड़े होकर शिव ने सीढ़ियों को देखा और एक डिटरमिन्ड सांस ली। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। जगह काफी डिजर्टेड लग रही थी। वह बस अपनी सांसें संभाल रहा था कि अचानक एक लाउड दहाड़ ने उसे चौंका दिया। ऊपर देखते ही वह फ्रीज हो गया। एक इनॉर्मस आयरन ईटर उसे घूर रहा था। ये क्या? उसने डर और कंफ्यूजन में कदम पीछे लिया, लेकिन तभी उसने देखा कि यह असल में एक मास्कॉट था। मास्कॉट के अंदर से एक आवाज आई। वह व्यक्ति लीन जू थी, जो आयरन बैम्बू बेस की एम्प्लॉई थी। मास्कॉट के ऊपर आयरन बैम्बू स्टाफ लिखा हुआ था। शिव को डिसबिलीफ और अम्यूजमेंट दोनों हुआ। कोई इतनी हीट में इतना हेवी कॉस्ट्यूम कैसे पहन सकता है? उसने अपना नाम बताते हुए पूछा, क्या ये अनकंफर्टेबल नहीं है?
लीन ने समझाया कि यह मास्कॉट आयरन ईटर्स के साथ बेटर कनेक्शन बनाने में मदद करता है, जो ब्रीडर्स के लिए क्रूशल है। शिव ने उसकी लॉजिक को अप्रिशिएट किया। उसने उसकी वॉइस और मैनरिज्म से समझ लिया कि वह एक लड़की थी। उसने विनम्रता से एडमिट किया कि वह अभी भी काफी कुछ सीख रहा है। लीन ने मॉडेस्टली जवाब दिया, कोई भी मेरी जॉब कर सकता है, बस एफर्ट चाहिए। बातचीत का मूड बदल गया जब लीन ने एंथुसियास्टिकली आयरन ईटर जैसे कॉस्ट्यूम्स खरीदने का पिच किया। उसने बताया कि अगर वह 2 कॉस्ट्यूम्स लेता है तो उसे डिस्काउंट मिलेगा। शिव को उम्मीद थी कि उसे अपने आयरन ईटर पर डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन उसने रिलक्टेंटली इस ऑफर को अग्री कर लिया। वह थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, लेकिन उसने सोचा, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही लीन ने मास्कॉट हटाया, उसने देखा कि लीन एक लंबी लड़की थी, जिसके लंबे काले बाल और स्ट्राइकिंग पीली आंखें थीं। उसने ग्रीन पांडा स्वेटर और शॉर्ट्स पहन रखे थे। शिव ने साइलेंटली खुद से कहा, आई होप ये स्वेटर भी मुझे बेचने की कोशिश न करे। रिसेप्शन डेस्क पर लीन ने शिव के पेपर वर्क को कंफर्म किया। उसने कहा कि अब वह अपना आयरन ईटर कलेक्ट कर सकता है। शिव का एक्साइटमेंट बढ़ रहा था, लेकिन तभी लीन ने बताया कि सिर्फ एक आयरन ईटर बचा है। शिव को यह सुनकर झटका लगा। वह देर से पहुंचा था और बाकी आयरन ईटर्स पहले ही ले लिए गए थे। जो एक बचा था, उसके हेल्थ और पर्सनालिटी इश्यूज थे। शायद इसी वजह से उसे किसी ने नहीं चुना। शिव ने खुद को ऐश केचम की तरह महसूस किया, जैसे वह भी पिकाचू के साथ रह गया हो। लेकिन उसने खुद को डिस्करेज होने से मना कर दिया। उसने सोचा, चाहे जो हो, मैं इसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दूंगा। शिव लीन के साथ आयरन ईटर के शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट में दाखिल हुआ। ये जगह बेहद सीरीन थी। हर तरफ पेड़, एक जंगल और वॉकवे के नीचे बहती एक नदी। चलते चलते लीन ने बताया, गर्मियों में आयरन ईटर्स और भी ज्यादा लेजी हो जाते हैं। बड़े वाले तो काफी डोसाइल रहते हैं, लेकिन छोटे वाले थोड़े ज्यादा एक्टिव होते हैं। आखिरकार वे उस आखिरी आयरन ईटर के पास पहुंचे। उसने दोनों को अनॉयड सी फ्राउन के साथ देखा, जैसे उनसे बिल्कुल खुश न हो। शिव ने उसे ऑब्जर्व किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, आयरन ईटर ने अचानक पास के एक पेड़ में पूरी ताकत से टक्कर मार दी। शिव ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, यह क्लियरली सबसे स्मार्ट तो नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है। लीन ने समझाया कि इस छोटे से स्कर्ब को बर्थ के समय कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा था, जिससे वह बाकी आयरन ईटर्स से थोड़ा कमजोर रह गया। जहां ज्यादातर आयरन ईटर्स 1 साल की उम्र में हार्डन स्किल सीख लेते हैं, यह अभी तक मास्टरिंग में फेल रहा है। इसलिए कई लोग इसे अनटैलेंटेड मानते हैं, लीन ने बताया। फिर उसने एक और इंटरेस्टिंग बात पर ध्यान दिलाया। उसने कहा कि इस कमी ने इस कप को बाकी आयरन ईटर्स से अलग पर्सनैलिटी दी है। जबकि आमतौर पर आयरन ईटर्स जेंटल और लेजी होते हैं, यह कब रेगुलरली पेड़ों से टकराता है। वह खुद को ट्रेन कर रहा था ताकि हार्डन सीख सके और मजबूत बन सके। लीन ने कप की डिसिप्लिन को हाईलाइट किया। उसने कहा, इसकी हार्ड वर्क इसकी नेचुरल टैलेंट की कमी को कॉम्पेंसेट कर रही है। ऐसा डिटर्मिनेशन आयरन ईटर्स में बहुत रेयर होता है। शिव ने अग्री किया। उसने सोचा, शायद इसमें टैलेंट की कमी हो, लेकिन इसकी परसिवियरेंस बहुत इंस्पायरिंग है। लीन ने उसे रियश्योर किया कि अगर वह कप को टेमिंग डिमेंशन में रेज करेगा तो उसकी स्किल्स बहुत जल्दी डेवलप होंगी। लेकिन उसने यह भी मेंशन किया कि रिगरस ट्रेनिंग की वजह से कप का एपेटाइट काफी बड़ा था। यह सुनकर शिव और भी एक्साइटेड हो गया। पहले उसे आयरन ईटर्स की लेजीनेस को लेकर थोड़ी चिंता थी, लेकिन इस मेहनती कब ने उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी। लीन ने डबल चेक किया, तुम्हें यकीन है? ज्यादातर टेमर्स ज्यादा टैलेंटेड बीस्ट्स को प्रिफर करते हैं। शिव ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, मुझे हार्डवर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है और मुझे इस कप से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है। लीन ने उसकी डिटर्मिनेशन देखकर हल्की सी स्माइल की। जब शिव ने कैजुअली डिस्काउंट की बात छेड़ी तो लीन ने अपोलोजाइज किया। उसने कहा, सभी आयरन ईटर्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है। लेकिन उसने यह भी जोड़ा, क्योंकि यह स्पेशल केस है, मैं तुम्हें 1 महीने की आयरन बैम्बू सप्लाई फ्री में दे सकती हूँ। यह सुनकर शिव ग्रेटफुल हो गया और खुशी खुशी यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। लीन धीरे धीरे आयरन ईटर कप, जिसे 11 कहा जाता है, के पास गई। उसने उसे जेंटली पेट किया और बताया कि उसे एक टाइमर ने चुना है। शिव ने टेलीपैथी के जरिए 11 के थॉट्स सुने। कब इनिशियली रेजिस्टेंट था और सोच रहा था, आयरन ईटर्स कोई गुलाम नहीं है, मैं खुद ही स्ट्रांग बन सकता हूँ। लीन ने काम रहते हुए 11 को उठाया। उसने उसे वार्निंग दी, अगर भागने की कोशिश की तो खाना नहीं मिलेगा। फिर उसने समझाया,
एक टैमर के साथ होने से तुम्हें हार्डन जल्दी सीखने में मदद मिलेगी और तुम्हारी लाइफ भी बेहतर होगी। 11 ने पहले तो गुस्से में शिव को देखा, लेकिन फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी माइंड में खाना और एक कंफर्टेबल बेड आ गए। शिव ने हल्के से हंसते हुए 11 को रियश्योर किया, मैं तुम्हें खाना और आरामदायक बेड दूंगा, बस जब तक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। 11 ने रिलक्टेंटली अग्री किया और साफ कहा, मैं गुलाम नहीं हूँ, लेकिन हाँ, खाना और बेड के लिए रेडी हूँ। लीन उसकी जिद्दी नेचर पर मुस्कुराई। उसे यकीन था कि प्रॉपर केयर के साथ 11 थ्राइव करेगा। शिव ने पूछा कि क्या वे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्ज कर सकते हैं। लीन ने अग्री किया और खड़े होकर क्वाइटली ऑब्जर्व करने लगी। शिव और 11 एक दूसरे के सामने खड़े हुए। उन्होंने अपना बॉन्ड बनाने की तैयारी की। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, 11 को शिव के टेमिंग डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। लीन ने चुपचाप देखा और 11 की एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिटर्मिनेशन पर रिफ्लेक्ट किया। उसने दोनों को बेटर लक की शुभकामनाएं दी। शिव को प्रोसेस के बाद एग्जॉस्शन महसूस हुई, लेकिन जल्दी ही वह रिकवर कर गया क्योंकि एक वार्म ग्रीन ऑरा ने उसे घेर लिया। ये एनर्जी उसे एनर्जेटिक महसूस करा रही थी। लीन ने उसे बधाई दी, तुमने सक्सेसफुली अपना पहला पेट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उसने उसे सलाह दी कि वह 11 को पहले टेमिंग डायमेंशन के एनवायरनमेंट से फेमिलियर होने दे। उसे बार बार समन और रिटर्न मत करना, इससे स्ट्रेस हो सकता है, लीन ने वार्न किया। फिर उसने उसे अश्योर किया कि अगर 11 डायमेंशन के साथ एडजस्ट कर लेता है तो वह एक हफ्ते में हार्डन सीख सकता है। तभी शिव के सामने स्किल्स हैंडबुक फिर से खुल गई। इसने नोटिफाई किया, न्यू बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट डिटेक्टेड, टेमर पॉइंट्स इंक्रीज्ड, न्यू रिकॉर्डेबल स्किल्स अनलॉक्ड। शिव ने तुरंत रियलाइज किया कि जो एनर्जी उसने पहले महसूस की थी वह उसके नए पेट बीस्ट 11 से आई थी। उसे यह भी समझ आया कि शायद यही एनर्जी लीन ने इस्तेमाल की थी जब उसने 11 को कंट्रोल में लिया था। आयरन ईटर्स की नेचुरल स्टबर्ननेस के बावजूद इस एनर्जी ने मदद की थी। शिव इन सारे नए डेवलपमेंट्स को प्रोसेस कर रहा था। वह सोच में इतना डूबा हुआ था कि लीन ने उसे देखकर पूछा, सब ठीक है? तुम इतने लॉस्ट क्यों लग रहे हो? शिव अचानक अपने थॉट्स से बाहर आया और लीन को समझाया, मुझे लग रहा है कि मेरे शरीर की क्वालिटी बेहतर हो गई है और मैं अभी भी इस बदलाव के साथ एडजस्ट कर रहा हूँ। लीन ने यह सुनकर सिर हिलाया और कंफर्म किया कि यह फर्स्ट टाइम टेमर्स के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। उसने उसे रियश्योर किया, थोड़े समय में तुम इसकी आदत डाल लोगे। फिलहाल उसने शिव को पेपर वर्क पर फोकस करने की सलाह दी। लीन ने उसे एक नोटपैड दिया और उसका एड्रेस भरने के लिए कहा। उसने समझाया, आयरन बैम्बू हमेशा फ्रेश होना चाहिए, इसे ज्यादा स्टोर करना रिकमेंडेड नहीं है। उसने यह भी जोड़ा कि जब फ्री सप्लाई खत्म हो जाएगी तो शिव को नई बैम्बू खरीदनी पड़ेगी और इसके लिए पेमेंट करना होगा। शिव ने बिना किसी हेजिटेशन के सभी टर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया और पेपर वर्क कंप्लीट किया। थोड़ा शर्माते हुए शिव ने लीन से एक और फेवर मांगा। लीन ने सरप्राइज होकर पूछा, अब क्या? मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया है। शिव ने समझाया कि वह फैसिलिटी का टूर करना चाहता है ताकि वह आयरन ईटर्स के नेचुरल एनवायरनमेंट को बेहतर तरीके से समझ सके। उसने जोर देते हुए कहा कि यह नॉलेज उसे 11 का अच्छे से ख्याल रखने में मदद करेगी। अपने हाथों को उत्साह से पंप करते हुए उसने कहा, मैं एक अच्छा टेमर बनने के लिए बहुत सीरियस हूँ। लीन उसकी डिटर्मिनेशन देखकर इम्प्रेस्ड हुई और उसे फैसिलिटी एक्सप्लोर करने की इजाजत दे दी। उसने कहा कि वह कभी भी 11 को यहाँ खेलने के लिए ला सकता है। हालांकि उसने एक बार फिर से याद दिलाया, लेकिन कोई फ्री खाना नहीं मिलेगा। शिव हमेशा की तरह अपॉर्चुनिस्टिक हंसते हुए अग्री कर गया, लेकिन उसकी मिस्चीवस इंटेंट साफ झलक रही थी। अब क्योंकि उसकी स्किल्स हैंडबुक में एक नया स्किल स्लॉट अनलॉक हो गया था, उसने डिसाइड किया कि वह इस मौके का फायदा उठाएगा। उसने बाकी आयरन ईटर्स को ऑब्जर्व करने और उनकी स्किल्स कॉपी करने की प्लानिंग शुरू कर दी। 2 घंटे तक फैसिलिटी का टूर करने के बाद शिव ने कई आयरन ईटर्स की स्किल्स सक्सेसफुली कॉपी कर लीं। जैसा उसने सोचा था, उनमें से हर एक के पास हार्डन स्किल थी। हार्डन एक लो लेवल मेटल टाइप एबिलिटी थी जो उनके शरीर को एक इनविजिबल आर्मर की लेयर से हार्डन कर देती थी। यह आर्मर डिफेंस और ऑफेंस दोनों के लिए यूज हो सकती थी। शिव को कॉन्फिडेंस था कि भले ही 11 को खुद से हार्डन सीखने में दिक्कत हो, वह इसे अपनी टेमिंग टैलेंट की मदद से उसे डायरेक्टली सिखा सकता है। आखिरकार शिव उस घर पहुंचा जहां वह रह रहा था। घर थोड़ा पुराना था, लेकिन उसके पास एक बड़ा ओपन एरिया था और कोने में एक पेड़ लगा था। 11 के ट्रेनिंग के लिए एकदम परफेक्ट। जैसे ही उसने घर का मुआयना किया,
उसने 11 को समन किया। उसने उसे प्लेफुल अंदाज में कहा, चलो घर की सफाई में मदद करो। 11 बिना किसी हेजिटेशन के शिव के पास आया और अपना चेहरा उसके हाथों पर रख दिया, मानो कह रहा हो, अब तुम मुझे पकड़ सकते हो। शिव अपने प्यारे पेट बीस्ट की शीर अडोरेबलनेस से ओवरकम हो गया। उसने तुरंत डिसाइड किया कि इतना क्यूट क्रीचर ऐसे मंडेन टास्क्स जैसे घर की सफाई नहीं कर सकता। सफाई का ख्याल शिव के दिमाग से पूरी तरह उड़ गया। उसने टेलीपैथी का यूज करके 11 से कम्युनिकेट किया और उसे हार्डन स्किल सिखाने का इरादा जताया। 11 ने उसे थोड़ा कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन दिया, लेकिन जल्दी ही उसने अपना जवाब दिया। उसने अपने पंजे को बॉल बनाया और उस पर एक हल्की नीली फिल्म बनने लगी। अब बारी शिव की थी कंफ्यूजन में पड़ने की। उसने 11 से पूछा, क्या ये जो तुमने अभी किया वो हार्डन था? 11 ने अपनी ही यूनिक वे में एक्सप्लेन किया कि उसने बस एक एनेप लिया था और जब वह उठा तो उसे यह स्किल आ गई। शिव ने हैरानी से उसे देखा, फिर एक प्राउड स्माइल दी। उसने 11 के सिर पर हल्के से थपथपाया, जैसे कोई प्राउड पेरेंट करता है। वह थ्रिल्ड था क्योंकि उसने पहली बार टेमिंग डायमेंशन का एक्चुअल इफेक्ट देखा था। उसे बताया गया था कि 11 को हार्डन सीखने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन यह ब्रेक थ्रू सिर्फ 2 घंटे में हो गया था। हालांकि यह बड़ी जीत थी। शिव ने खुद को वापस टास्क पर फोकस करने को कहा, घर की सफाई। उसने 11 से मदद मांगी, लेकिन 11 हेजिटेट करने लगा। सब जानते हैं कि आयरन ईटर्स नेचुरली लेजी होते हैं और सफाई को तो वह ट्रेनिंग भी नहीं मानता था। वैसे भी शिव को सफाई से ज्यादा 11 की स्किल्स को टेस्ट करने में इंटरेस्ट था। शिव ने डिसाइड किया कि वह 11 को फिर से हार्डन सिखाएगा ताकि उसकी स्किल लेवल इंप्रूव हो सके। आयरन ईटर हैंडबुक के अनुसार किसी भी स्किल के 4 लेवल होते हैं, बिगिनर, एक्सपीरियंस्ड, प्रोफिशिएंट, परफेक्ट। इनके अलावा एक रेयर लेवल होता है जिसे फ्लॉलेस कहते हैं। 11 ने अभी हार्डन सीखा था, इसलिए वह बिगिनर लेवल पर था। बिगिनर से प्रोफिशिएंट तक जाने में आमतौर पर लगभग 1 महीने का ट्रेनिंग टाइम लगता है, लेकिन स्किल्स हैंडबुक में एक खास फायदा था। स्किल्स को दोबारा सिखाने से यह प्रोसेस तेजी से हो सकता था। शिव ने लॉजिकल अप्रोच अपनाते हुए स्टैमिना और इस मेथड की इफेक्टिवनेस पर विचार किया। सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि वह 11 को अपनी हैंडबुक से एक आसान स्किल सिल्क सिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन जल्दी ही उसे पता चला कि 11 का बग टाइप स्किल्स के लिए कोई अफिनिटी नहीं है। इसका मतलब था कि वह यह स्किल सीख ही नहीं सकता। शिव, जो अब डिटरमिन्ड था कि वह इस स्किल को किसी तरह यूज करेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग में लग गया। जैसे उसकी साइलेंट प्रार्थना का जवाब मिला हो, पास के एक कोने से सरसराहट की आवाज आई। शिव ने आवाज की ओर देखा और पाया कि उसके यार्ड के एक पेड़ पर एक ग्रीन कॉटन वॉर्म आराम से बैठा हुआ था। परफेक्ट, उसने कहा। वॉर्म ने अचानक एक स्क्वील की, जैसे उसे अपनी आने वाली किस्मत का अंदाजा हो गया हो। शिव ने तुरंत 11 को उसे पकड़ने का कमांड दिया, लेकिन उसने साफ कहा, हर्ट मत करना। यह शिव का पहला बैटल था जिसमें वह अपने पेट बीस्ट को भेज रहा था, इसलिए वह कॉशियस था। लेकिन 11, जो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, बिना एक पल गंवाए एक्शन में कूद गया। वह पेड़ की ओर एक जिगजैग मोशन में दौड़ा, तेजी से ऊपर चढ़ा और सीधे उस शाखा पर पहुंच गया जहां वॉर्म आराम से बैठा था। एक पल भी बर्बाद किए बिना 11 ने ब्रांच को चॉप कर दिया। वह ब्रांच सीधी नीचे गिरने लगी, लेकिन इससे पहले कि ब्रांच जमीन पर गिरती, 11 ग्रेसफुली लैंड कर गया और अपने पंजे में वॉर्म को पकड़ लिया। ग्रीन वॉर्म, जो अब पूरी तरह से वाइड आइड था, ऊपर देख रहा था। शिव ने 11 को उसकी फ्लॉलेस कैप्चर के लिए तारीफ दी। शिव और 11 दोनों वॉर्म के ऊपर खड़े थे। उनकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक रही थी। बेचारा वॉर्म, जिसे यह भी नहीं पता था कि उसे किस तरह के एडवेंचर में खींच लिया गया है, डर के मारे कांपने लगा। 11 बिना किसी इमोशन के वॉर्म को कैजुअली जमीन पर फेंक देता है। वॉर्म फ्लैट होकर गिरा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने उन 2 डरावने और ताकतवर क्रीचर्स को अपने ऊपर खड़ा पाया। शिव ने वॉर्म को ध्यान से ऑब्जर्व किया और कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया। वॉर्म के शरीर पर एक मार्क था, जिससे पता चला कि उसने सिल्क स्किल सिर्फ एक बार सीखी है। इंटरेस्टिंग, शिव ने सोचा। ये डिस्कवरी उसे एक्साइट कर रही थी, क्योंकि इसका मतलब था कि इस वॉर्म में स्किल इंप्रूवमेंट के लिए काफी पोटेंशियल था। शिव ने वॉर्म को इंटेंटली देखा और हाफ जोकिंगली पूछा, तुम कहीं जाने का प्लान तो नहीं बना रहे, है ना? नॉट कि वॉर्म के पास कहीं भागने की जगह भी थी। शिव ने डील को सील करने के लिए घुटनों के बल जमीन पर झुककर वॉर्म को जेंटली उठा लिया, यह इंश्योर करते हुए कि वह भाग न सके।
तुम्हारी एडवेंचर अभी शुरू हुई है, उसने वॉर्म से सॉफ्टली कहा। शिव ने उस ग्रीन कॉटन वॉर्म को देखा जो अब जमीन पर पड़ा था। वह 3 महीने की इंटर्नशिप के बारे में सोचने लगा। जब वह हर रोज इन वॉर्म्स के साथ काम करता था, अब यह उसकी सेकंड नेचर बन गई थी। उसने आराम से अपनी बाहों पर टैंगल्ड सिल्क को हटा दिया। ये ऐसा टास्क था जिसे अब वह एफर्टलेसली करता था। वॉर्म ने शिव की स्किल और कामनेस को देखकर सरप्राइज में उसे घूरा। शिव ने टेलीपैथी का यूज करके वॉर्म को हल्की सी धमकी दी। उसने कहा, अगर तुमने कोऑपरेट नहीं किया तो मैं तुम्हें 11 को खिला दूंगा। 11 जो पास ही बैठा था, इस बात को सुनते ही खाने के ख्याल से ड्रूल करने लगा। उसकी अपॉर्चुनिस्टिक नेचर बिल्कुल अपने टेमर जैसी थी। अब शिव का टेस्ट सब्जेक्ट सिक्योर्ड था। शिव अपने टीचिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार था। जैसे ही उसने ग्रीन कॉटन वॉर्म को अपनी हथेली में रखा, उसके सिर के ऊपर एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट दिखाई दिया। यह सिखाने लायक स्किल है, शिव ने एक्साइटेड होकर सोचा। जैसे ही उसने प्रक्रिया शुरू की, स्किल्स हैंडबुक उसके सामने प्रकट हो गई। उसकी हथेली और वॉर्म के चारों ओर लाइट इकट्ठा होने लगी। वॉर्म ने सरप्राइज में फ्रीज कर दिया, जैसे उसे इस प्रोसेस का अंदाजा ही न हो। वहीं शिव एग्जॉशन से ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहा था। उसे एक साथ हंगर, स्लीपीनेस और फटीग ने घेर लिया, लेकिन उसने अपनी फोकस बनाए रखी। जैसे ही प्रोसेस खत्म हुआ, उसने देखा कि वॉर्म की पीठ पर एक दूसरी स्ट्राइप उभर आई। मिशन सक्सेस, उसने खुद से कहा। वॉर्म अचानक मेमोरीज के एक फ्लड से गुजरता हुआ सा लगा। ये मेमोरीज सिल्क स्किल से जुड़ी हुई थीं। शायद इसी वजह से वह शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन जब प्रोसेस खत्म हुआ, वॉर्म विजिबली स्ट्रॉन्गर और कॉन्फिडेंट लग रहा था। वॉर्म ने अचानक शिव की हथेली से छलांग लगाई और हवा में ही अपने अपग्रेडेड सिल्क थ्रेड्स से उसकी कलाई को बांध दिया। शिव को डरने के बजाय प्राउड महसूस हुआ। उसने सोचा, इस सिल्क की क्वालिटी काफी इंप्रेसिव है। हालांकि ये अभी भी उसकी एबिलिटीज के मुकाबले कुछ भी नहीं थी, फिर भी उसने वॉर्म की एफर्ट को एडमायर किया। वॉर्म खुद को डिफीटेड महसूस करते हुए शिव के सामने कंप्लीटली सबमिट कर गया। शिव ने ऑब्जर्व किया कि वॉर्म की सिल्क स्किल बिगिनर से एक्सपीरियंस लेवल पर अपग्रेड हो चुकी थी। अब जो सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस कर रहा था, वह ब्रीडिंग बेस के बेस्ट ग्रीन कॉटन वॉर्म्स के हाई क्वालिटी थ्रेड्स के बराबर था। लेकिन शिव ने यह भी नोट किया कि स्किल लेवल बढ़ने के बावजूद वॉर्म का साइज नहीं बढ़ा था। वह सोचने लगा, क्या ये लेवल इंक्रीज वॉर्म की अपनी स्किल अंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, या मेरी टीचिंग पावर ने इसमें कोई भूमिका निभाई? लेकिन कारण जो भी हो, एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल था। शिव एग्जॉस्शन से भले ही चूर था, लेकिन वह सेटिस्फाइड महसूस कर रहा था। उसने डिसाइड किया कि वह दूसरी स्किल सिखाने की कोशिश करेगा। जैसे ही उसने स्किल्स हैंडबुक खोली, उसने देखा कि टीचिंग फीचर 8 घंटे के लिए लॉक था। ओह, ये जरूर स्टैमिना कंजम्पशन की वजह से हुआ है, उसने सोचा। ये कूल डाउन, बर्नआउट को रोकने के लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था। उसने नोट किया कि लो लेवल स्किल्स के लिए कूल डाउन 8 घंटे का है, लेकिन उसने सोचा हायर लेवल स्किल्स के लिए कितना लंबा कूल डाउन होगा। थोड़ा परेशान होकर उसने खुद को रेस्ट करने के लिए तैयार किया। उसने ग्रीन कॉटन वॉर्म को एक छोटे से केज में रखा, जिसे उसने पेड़ पर टांग दिया। अब यह केज गोल्डन था, जो वॉर्म की अपग्रेडेड स्टेटस के साथ पूरी तरह मैच कर रहा था। राहत की सांस लेते हुए शिव ने सोचना शुरू किया, अगर पेट बीस्ट के पास ट्रेनिंग सप्लीमेंट्स हैं, तो टेमर्स के पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए। शिव अपने टीचिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार था। शिव ने 11 से कहा, डिनर में बांस की कोमल कलियां, स्लाइस्ड पोर्क और चावल बनाएंगे। जैसे ही उसने खाने का जिक्र किया, 11 की आंखों से नींद उड़ गई और उसकी मुंह से लार टपकने लगी, जैसा एक्सपेक्टेड था। शिव ने उसे आराम करने के लिए कहा और वादा किया, जब खाना तैयार होगा तो बुला लूंगा। लेकिन 11 ने इरिटेट होकर उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने इंसिस्ट किया कि उसे अभी ट्रेनिंग शुरू करनी है। शिव ने रियलाइज किया कि जैसा लीन ने कहा था, 11 एक टिपिकल आयरन ईटर नहीं है। उसने सोचा, शायद 11 को लगता है कि जब तक वो ट्रेनिंग नहीं करेगा, तब तक वह खाने के लायक नहीं है। आराम करने के लिए उसे मनाने की एक और कोशिश के बाद शिव ने आखिरकार हार मान ली और उसे बाहर प्रैक्टिस करने की इजाजत दे दी। जैसे ही 11 बाहर आया, उसका मूड इंस्टेंटली ब्राइटन हो गया। बाहर शिव ने नोटिस किया कि प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं था। तभी 11 ने घर की दीवारों की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो, यही सही टारगेट है।
शिव ने तुरंत उसे रोक दिया। दीवारें तोड़ने का ख्याल भी मत लाना, उसने डरते हुए कहा। इसके बजाय उसने सुझाव दिया कि 11 हार्डन स्किल को छोटे बर्स्ट्स में स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स पर प्रैक्टिस करे। उसने 11 को रीअश्योर किया कि एडवांस टेक्निक्स बाद में आएंगी। 11 ने इस प्लान को अग्री कर लिया और इस तरह एक संभावित डिजास्टर टल गया। शिव ने रिलीफ की सांस ली और अपनी ग्रोइंग शॉपिंग लिस्ट में ट्रेनिंग इक्विपमेंट भी जोड़ लिया। उसकी अर्जेंट फाइनेंशियल नीड्स उसके दिमाग पर छाने लगी। उसने जल्दी से पैसे कमाने के तरीके ब्रेनस्टॉर्म करने शुरू कर दिए। उसने सोचा कि अगर वह ग्रीन कॉटन वॉर्म की सिल्क स्किल को परफेक्ट मास्टरी तक पहुंचा सके तो वह हाई क्वालिटी सिल्क प्रोड्यूस कर सकता है जिसे बेचा जा सकता है। अभी के लिए वॉर्म लो मेंटेनेंस था और सिर्फ ऑर्डिनरी लीव्स खाता था, लेकिन शिव उसे एक फ्यूचर सोर्स ऑफ इनकम की तरह देख रहा था। डिनर के बाद शिव ने 11 को चेक किया और पाया कि आयरन ईटर पहले ही उसकी बेड पर सो चुका था। 11 का यह बिलीफ कि मील से पहले और बाद में ट्रेनिंग जरूरी है शिव को छू गया। उसने सोचा शायद 11 की यह डिटर्मिनेशन अबैंडनमेंट के डर से आती है। उसे रियश्योर करने के लिए शिव ने उसे सॉफ्टली प्रॉमिस किया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बाद में जब शिव अपने बेड पर लेटा तो उसे सोने में मुश्किल हो रही थी। उसके फाइनेंशियल वरीज और फ्यूचर की चिंता उसे परेशान कर रही थी। और हाँ, मेरे पास फोन या कंप्यूटर क्यों नहीं है, उसने खुद से सोचा। लेकिन फिर क्यूरियोसिटी ने उसे घेर लिया। एक पांडा को तकिया बनाना कैसा रहेगा? उसने इन चिंताओं को अगले दिन के लिए छोड़ दिया और आखिरकार सो गया। अगली सुबह पीसफुल थी। ग्रीन कॉटन वॉर्म खुश होकर अपनी सिल्क स्किल का यूज करते हुए पत्ते इकट्ठा कर रहा था ब्रेकफास्ट के लिए। अचानक एक लाउड आवाज ने सुबह की शांति तोड़ दी। शिव घर से एक्साइटेडली बाहर निकला और ऐलान किया, मैं पूरी तरह रिकवर हो चुका हूँ। उसने तुरंत स्किल्स हैंडबुक खोली और कंफर्म किया कि कूल डाउन खत्म हो चुका है। अब वह फिर से स्किल्स सिखा सकता था। फीलिंग एनर्जाइज्ड, उसने घोषणा की, आज का दिन एकदम बढ़िया शुरुआत के साथ शुरू हो रहा है। उसका प्लान था कि वह आज 11 को हार्डन स्किल दोबारा सिखाए ताकि उसकी मास्टरी इंप्रूव हो सके। लेकिन पहले उसे सप्लीमेंट्स खरीदने जाना था। जाने से पहले उसने अपने दोनों पेट बीस्ट्स को चेक किया। उसने 11 से कहा कि वह आराम करता रहे और वादा किया, मैं शॉपिंग के बाद तुम्हें बाहर आने दूंगा। जाते हुए उसने ग्रीन कॉटन वॉर्म को ग्रीट किया और देखा कि वह खुद के लिए लीव्स इकट्ठा कर रहा था। इंटरेस्टिंग, शिव ने सोचा। वॉर्म बिना किसी चिंता के पत्ते मंच करता जा रहा था। शिव ने इसके डाइट पर रिफ्लेक्ट किया और रियलाइज किया कि यह निग्लेक्टेड पॉन ट्री के पत्ते खा रहा था, बजाय उन न्यूट्रिशियस लीव्स के जो ब्रीडिंग बेसिस पर मिलते हैं। इसके डाइट को इंप्रूव करना पड़ेगा, उसने रिजॉल्व किया। वह तय कर चुका था कि वापसी पर बेहतर लीव्स लेकर आएगा ताकि वॉर्म हेल्थी और प्रोडक्टिव बना रहे। जैसे ही शिव बिजी स्ट्रीट्स से गुजरा, उसने नोटिस किया कि टेमर बनने के बाद उसकी जिंदगी कितनी बदल गई है। एक स्टॉप लाइट पर उसकी नजर ब्लू डॉग्स द्वारा खींचे जा रहे 2 पहिया कैरेज पर पड़ी। ड्राइवर, जिसके बालों में एक ग्रीन मोहॉक था, बड़ी स्किलफुली डॉग्स को स्टीयर कर रहा था। शिव को उन डॉग्स के लिए हल्की सी पिटी फील हुई। उसने सोचा, बीस्ट सिर्फ कॉम्बैट के लिए ही नहीं बल्कि रोजमर्रा के कामों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। उसकी थॉट्स एक महिला की तेज आवाज से इंटरप्ट हुई। वह अपनी जेमस्टोन कैट को डांट रही थी। वह कैट लग्जूरियस ब्राउन और व्हाइट रंग की थी और जेमस्टोन्स और गोल्ड बैंगल्स से अडॉर्न्ड थी। कैट सड़क पर इत्मीनान से चल रही थी, मानो किसी रनवे पर हो। वह कैट शिव की सारी पोजेशन से ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी। महिला के कैट को चेस करने का नजारा देखकर शिव ने सोचा, यहाँ कौन किसे चला रहा है, महिला कैट को या कैट महिला को? उसे याद आया कि जेमस्टोन कैट्स को आमतौर पर कंट्रोल करने के लिए एक टेमर की जरूरत होती है, लेकिन इस कैट के साथ ऐसा नहीं लग रहा था। शिव ने यह भी याद किया कि जेमस्टोन कैट्स की ऑप्टिकल स्किल्स इवॉल्व होती हैं जब उन्हें कैट्स आई जेमस्टोन के साथ पेयर किया जाता है। ये उन्हें हाईली वैल्यूएबल बनाता है। उसने सोचा, वैसे ये जेमस्टोन्स भी खुद में काफी एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, शिव ने कंसिडर किया कि जेमस्टोन कैट्स भविष्य में उसके लिए एक पोटेंशियल मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं। कुछ देर बाद वह 100 हर्ब्स हॉल पहुंचा। वहां एक क्लर्क, जिसके कर्ली ग्रीन बाल और चश्मा था, ने उसे वार्मली ग्रीट किया। शिव ने क्लर्क से पूछा, क्या आप सिल्क खरीदते हैं? क्लर्क ने समझाया, हम सिर्फ हाई ग्रेड सिल्क खरीदते हैं जो ग्रीन कॉटन वॉर्म्स से प्रोड्यूस होती है।
लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वॉर्म्स को एक स्पेसिफिक डाइट पर रेज किया गया हो। क्लर्क ने उसे सिल्क रिक्वायरमेंट्स और प्राइसिंग की डिटेल्स के साथ एक गाइड दी। सिल्क बेचकर पोटेंशियल प्रॉफिट्स की बात से शियू एक्साइटेड हो गया। उसने तुरंत कैलकुलेशन शुरू कर दी कि हाई क्वालिटी सिल्क बेचकर वह कितना पैसा कमा सकता है। शियू के टाइट फाइनेंसेस और मंथली लोन रिपेमेंट्स पहले ही उसके बजट को स्ट्रेच कर रहे थे। उसे पता था कि उसके पास लगभग 1 साल है जब तक उसका इनहेरिटेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस खत्म नहीं हो जाता। अगर मैं तब तक एक सक्सेसफुल टैमर नहीं बना तो मुझे ब्रीडिंग बेस में एक रेगुलर जॉब लेनी पड़ेगी और शायद 11 को छोड़ना पड़े। यह सोचकर उसने तुरंत अपने प्लान पर रिफोकस किया। उसने डिसाइड किया कि ग्रीन कॉटन वॉर्म की सिल्क स्किल को परफेक्ट मास्टरी तक इंप्रूव करना उसकी सक्सेस के लिए क्रूशियल है। हाई क्वालिटी सिल्क बेचकर स्टेडी इनकम जनरेट हो सकती थी, जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। क्लर्क, जिसने शियू को गहरी सोच में देखा, उसे पूछा, क्या आप सिल्क बेचने में इंटरेस्टेड हैं? शियू ने पोलाइटली मना कर दिया और फिलहाल सिर्फ वो मेडिसिन खरीदी जो उसे चाहिए थी। परचेस कंप्लीट करने के बाद शियू घर की ओर निकला। शॉपिंग बैग्स के साथ लंबी वॉक ने उसे थका दिया था। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने सोचा कि अब उसे सेल फोन और एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी खरीदने की जरूरत है। उसकी ग्रोइंग लिस्ट लंबी होती जा रही थी। शियू ने ग्रोसरी बैग को टेबल पर रखा और मेडिसिन्स को इंस्पेक्ट करना शुरू किया। उसने मिंजिन कैप्सूल्स खरीदी थीं। ये कैप्सूल्स प्लांट टाइप ट्रांसेंडेंट बीस्ट्स के इंग्रेडिएंट्स से बनी होती हैं और फटीग को रिड्यूस करने और फिजिकल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए जानी जाती हैं। टेमर्स इनका यूज बैटल्स के बाद क्विक रिकवरी के लिए करते हैं, उसने सोचा। शियू के लिए ये कैप्सूल्स लग्जरी से कम नहीं थीं। वह जानता था कि इन्हें बहुत सोच समझकर यूज करना होगा। एक आरामदायक रात के बाद शियू ने अगले दिन 11 को समन किया। 11 ने ईगरली स्ट्रेच किया और दिन की शुरुआत के लिए तैयार हो गया। शियू ने नोटिस किया कि उसके पेट से पॉजिटिव एनर्जी निकल रही थी जो टेमिंग डायमेंशन से आ रही थी। अब पूरी तरह से अवेक 11 ने अपना पंजा कसा और घोषणा की, मैं आज 6 घंटे ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। शियू ने गहरी सांस ली और कहा, थोड़ा धीरे चलो, वर्क लाइफ बैलेंस भी जरूरी है। लेकिन 11 ने उसे ब्लैंक स्टेयर दिया, मानो उसने ये कॉन्सेप्ट पहली बार सुना हो। शियू ने पेशेंस के साथ उसे समझाना शुरू किया, टेमिंग डायमेंशन से जो एनर्जी आती है वो मेरे अंदर से आती है। शियू ने 11 की एंथुजियाज्म की तारीफ की, लेकिन उसे यह भी समझाया कि उसे शियू की लिमिट्स का भी ध्यान रखना होगा। शियू जानता था कि स्किल्स हैंडबुक का इस्तेमाल करना और अपनी टेमिंग डायमेंशन को मजबूत करना उसकी स्टेमिना पर भारी पड़ता है। उसे यह भी एहसास हुआ कि 11 को ट्रेनिंग के अलावा हर चीज बेकार लगती है। शियू, जो पहले ही अपनी लिमिट्स को लेकर थोड़ा परेशान था, सोचने लगा कि इतने डेडिकेटेड और मोटिवेटेड पेट बीस्ट के साथ उसे अपनी स्टेमिना कैसे मैनेज करनी होगी। शियू ने 11 की अगली लेसन की प्लानिंग शुरू की। उसने कंसिडर किया कि उसे 11 को एब्सोल्यूट स्लंबर सिखाना चाहिए ताकि वह थकान से जल्दी रिकवर कर सके। इस बीच 11 जमीन पर रोलिंग करता हुआ बस ट्रेनिंग के बारे में सोचता रहा। उसकी मोटिवेशन इतनी ज्यादा थी कि उसने लाउडली अपनी इंटेंशंस भी चिल्ला दी। शियू ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, पहले हम हार्डन स्किल को एडवांस करेंगे, फिर एब्सोल्यूट स्लंबर पर जाएंगे। 11 के एंथुजियाज्म पर हंसते हुए शियू ने उसके गाल हल्के से पिंच किए। फिर उसने स्किल्स हैंडबुक का यूज करके हार्डन को दोबारा सिखाना शुरू किया। जैसे ही प्रोसेस शुरू हुआ, उनके बीच हल्की रोशनी इकट्ठा होने लगी। ग्रीन कॉटन वॉर्म, जो अपने केज से सब देख रहा था, पूरी तरह से सरप्राइज्ड था। जैसे जैसे प्रोसेस इंटेंसिफाई हुई, 11 का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने जोर से दहाड़ लगाई, जैसे वह लेसन का असर महसूस कर रहा हो। जब लेसन खत्म हुआ, शियू ने फैटीग महसूस किया, लेकिन यह मैनेजेबल था, कुछ वैसा ही जैसा उसने पिछले दिन महसूस किया था। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और मिरर में अपनी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स देखे। उसने डिसाइड किया कि अब उसे एक मिंजिन कैप्सूल लेनी पड़ेगी। जैसे ही उसने कैप्सूल निगली, उसने तुरंत रिलीफ महसूस किया। उसकी थकान पिघलकर गायब हो गई। अब उसने 11 की ओर देखा, जो रिन्यूड एनर्जी से भरा हुआ लग रहा था। 11 ने एक ट्रायम्फेंट बैटल क्राई लगाई और अपना पंजा उठाकर अचानक जमीन पर पूरी ताकत से मारा। धड़ाम! फर्श टूट गया। शियू पैनिक में चिल्लाया, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन 11 बिल्कुल काम था। वह अपनी स्ट्रेंथ से खुद ही इम्प्रेस लग रहा था। उसने टूटे हुए फर्श की ओर इशारा किया, मानो कह रहा हो, देखो मैंने क्या किया। शियू फ्रस्ट्रेशन और अमेजमेंट के मिक्स में 11 को समझाने लगा
कि उसकी हार्डन स्किल अब एक्सपीरियंस लेवल पर पहुंच चुकी है। इसने उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली बूस्ट किया था। हालांकि प्रगति इंप्रेसिव थी, शिव अपने घर के नुकसान को देखकर परेशान था। 11 उत्सुकता से शिव को देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो, आपने मेरे साथ क्या कर दिया? शिव ने आर्म्स क्रॉस करते हुए उससे पूछा, तो अब भी तुम ट्रेनिंग के लिए इतने डेस्परेट हो? 11 ने उसकी नकल की, आर्म्स क्रॉस किए, लेकिन फिर डिसअपॉइंटेड सा दिखा। उसे एहसास हुआ कि उसने सच में यह नई पावर अर्न नहीं की थी। उसने इंसिस्ट किया कि वह अपनी नई ताकत को बनाए रखने के लिए 24 घंटे लगातार इंटेंसिव ट्रेनिंग करना चाहता है। शिव ने गहरी सांस लेते हुए 11 को समझाया, नॉन स्टॉप ट्रेनिंग से तुम लेवल अप नहीं करोगे, इससे सिर्फ तुम अपनी लिमिट तक पहुंचोगे। लेकिन 11 का डिटर्मिनेशन अडिग था। उसने शिव से वादा किया कि वह घर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शिव ने ट्रेनिंग के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स सेट किए। 11 ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की और शिव पोर्च पर रिलैक्स करने लगा। मिंजन कैप्सूल्स की वजह से उसकी स्टैमिना पूरी तरह से रिस्टोर हो चुकी थी, लेकिन स्किल्स सिखाने का कूल डाउन अभी भी 24 घंटे का था, जो 11 की ट्रेनिंग के स्केड्यूल के साथ परफेक्टली अलाइन कर रहा था। शिव ने देखा कि 11 ने अपनी एबिलिटी को काफी इंप्रूव कर लिया है। अब वह अपनी मुट्ठी पर नीली रोशनी को लंबे समय तक मेंटेन कर सकता था। वह 30 सेकंड तक अपनी स्किन हार्डन कर पा रहा था और हार्डन को एक्टिवेट भी तेजी से कर रहा था। आज का फोकस था उसकी स्पीड को इंप्रूव करना और एक साथ मल्टीपल बॉडी पार्ट्स को हार्डन करना। हालांकि शिव घर की सुरक्षा को लेकर थोड़ा चिंतित था। उसने महसूस किया कि प्रॉपर ट्रेनिंग इक्विपमेंट की जरूरत है। यह भी शॉपिंग लिस्ट में जोड़ना पड़ेगा, उसने सोचा। साथ ही उसने 11 के टेमिंग डायमेंशन के एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने की प्लानिंग की। शिव को याद आया कि टेमिंग डायमेंशन के 3 की एलिमेंट्स हैं, बाइंडिंग इंटेंसिटी, एनवायरनमेंट क्वालिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। चूंकि 11 पहले से ही डिसिप्लिन्ड है, शिव ने एनवायरनमेंट को प्रायोरिटाइज करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर एनवायरनमेंट को बेहतर बनाया जाए तो 11 तेजी से ग्रो कर सकता है। उसने डिसाइड किया कि अगली स्किल वह 11 को एब्सोल्यूट स्लम्बर सिखाएगा ताकि वह जल्दी रिकवर कर सके। उसे पूरा यकीन था कि प्रॉपर केयर के साथ 11 की प्रोग्रेस तेजी से होगी, लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स अभी भी एक चैलेंज बने हुए थे। इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए शिव एक शॉप पर गया और स्टील ऑप्शंस ब्राउज करना शुरू किया। वह फ्यूचर कॉस्ट्स को ध्यान में रखकर ऑप्शंस कंपेयर कर रहा था। हालांकि वह चिंतित था, उसने खुद को रियश्योर किया कि 11 की ग्रोथ पर किया गया इन्वेस्टमेंट वर्थ वाइल होगा। अगले दिन ग्रीन कॉटन वॉर्म ने वैसा ही हेल्थियर डाइट एंजॉय किया जैसा शिव ने वादा किया था। शिव ने मेडिटेशन करते हुए टेमिंग डिमेंशन के एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने पर फोकस किया। 11 की डिटर्मिनेशन को देखते हुए शिव अगले दिन हार्डनिंग स्किल्स पर काम करने का इंतजार करने लगा। एक नई सुबह एक नॉक की आवाज ने शिव को चौंका दिया। वह जल्दी से दरवाजे की तरफ गया और विजिटर को ग्रीट किया। दरवाजे पर फैट्सो गैंग का डिलीवरी पर्सन था, जो ड्यूरेबल अलॉय स्टील बोर्ड्स लेकर आया था। शिव ने ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया और बोर्ड्स को अंदर ले गया। अब प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू होगी, उसने मन ही मन सोचा। डिलीवरी मैन ने शिव को बताया, अगर इन सामान में कोई डिफेक्ट है तो इन्हें बिना एक्स्ट्रा चार्ज के वापस किया जा सकता है। डिलीवरी के बाद शिव ने तुरंत 11 को समन किया ताकि वह स्टील बोर्ड्स इंस्पेक्ट करने में मदद करे। 11 प्रकट हुआ। हमेशा की तरह प्यारा लग रहा था, लेकिन अब उसने एक रेड स्कार्फ पहना हुआ था जो उसे सुपर पांडा की तरह दिखा रहा था। शिव यह देखकर थ्रिल्ड हो गया। उसे रियलाइज हुआ कि टेमिंग डायमेंशन का एनवायरनमेंट इंप्रूव करना अब असर दिखा रहा है। फीलिंग प्राउड, उसने 11 को उसकी प्रोग्रेस के लिए एक्स्ट्रा फूड से रिवॉर्ड किया। शिव ने समझाया कि अब उनकी फोकस हार्डनिंग ट्रेनिंग पर होगी। वह बताने ही वाला था कि घर इसके लिए सही जगह नहीं है, तभी 11 ने अपनी पूंछ हिलाई और शिव से अपनी ताकत टेस्ट करने के लिए कहा। ब्रेव आयरन ईटर्स को दर्द महसूस नहीं होता, 11 ने गर्व से ऐलान किया। शिव ने इस सजेशन को डिसमिस करते हुए कहा, तुम्हारी बजाय मुझे दर्द होगा। फिर उसने स्टील बोर्ड्स इंट्रोड्यूस किए। शिव ने 11 को इंस्ट्रक्ट किया कि वह अपना शरीर हार्डन करे और एक ऊंचाई से बोर्ड्स पर चार्ज करते हुए कूदे। उसने इस रूटीन को ट्रेनिंग बाय फॉलिंग नाम दिया। उसने बताया कि वे हाइट बदलकर इस ट्रेनिंग की डिफिकल्टी एडजस्ट कर सकते हैं। 11 ने शिव को खुशी से हग किया और उसे जीनियस कहा। ट्रेनिंग शुरू हुई और 11 ने स्टील के स्टैक्स को आसानी से तोड़ना शुरू कर दिया। शिव ने देखा कि 11 के हाथों में कट्स आए हैं, लेकिन उसने तुरंत हाई स्पीड हीलिंग का यूज किया, अपने घावों को इंस्टेंटली रिकवर किया और फिर ट्रेनिंग में लग गया।
घर के अंदर शिव ने प्रगति पर रिफ्लेक्ट किया। 11 की हार्डन स्किल अब प्रोफिशिएंट लेवल पर पहुंच चुकी थी। स्टील बोर्ड्स अब सिर्फ ट्रेनिंग टूल नहीं बल्कि खाना भी बन गए थे। वहीं ग्रीन कॉटन वॉर्म की सिल्क भी प्रोफिशिएंट लेवल पर पहुंच गई थी और अब वह पहले से भी ज्यादा मजबूत सिल्क प्रोड्यूस कर रहा था। शिव सप्लीमेंट्स की एफिशिएंसी से सैटिस्फाइड था। वे दोनों बीस्ट्स की ट्रेनिंग को एफिशिएंटली सपोर्ट कर रहे थे। अब जब हार्डन और सिल्क स्टेडी प्रोग्रेस कर रहे थे, शिव ने डिसाइड किया कि यह स्किल्स को कॉम्बैट में टेस्ट करने का समय है। उसने 11 को ब्रेक लेने और लंच करने के लिए बुलाया ताकि वह एक्चुअल कॉम्बैट के लिए एनर्जी कंजर्व कर सके। 11 ने स्टील शीट को आसानी से मरोड़ दिया, ये दिखाते हुए कि वह शिव के बताए कॉम्बैट के लिए बेहद एक्साइटेड था। शिव समझता था कि खाना, ट्रेनिंग और कॉम्बैट पेट बीस्ट ग्रोथ के लिए क्रूशियल हैं, लेकिन उसने डेंजरस एनकाउंटर्स में रश करने से मना कर दिया। इसके बजाय उसने एक रेगुलेटेड बैटल चुनने का फैसला किया। वह किसी रेप्यूटेबल सेंटर पर उसी लेवल के बीस्ट के खिलाफ फाइट अरेंज करना चाहता था। बैटल सेंटर की ओर रास्ते में शिव ने सोचा कि उसे प्रोफेशनल टेमर बनने के लिए एग्जाम्स पास करने होंगे। बेसिक कॉम्बैट एग्जाम, सर्वाइवल एग्जाम, इनके बारे में सोचते ही वह थोड़ा टायर्ड फील करने लगा। उसने सर्वाइवल ट्रायल्स को फिलहाल टालने का फैसला किया और विल्डरनेस ट्रेनिंग के लिए टेमर्स एसोसिएशन ज्वाइन करने का सोचा। प्रोफेशनल सेटिंग ही सबसे सेफ ऑप्शन है, उसने खुद को रियश्योर किया। कुछ देर बाद वह पिंगचांग डिस्ट्रिक्ट टेमर बैटल जिम पहुंच गया। वहां एक ग्रीन हेयर्ड रिसेप्शनिस्ट ने उसका स्वागत किया। शिव ने पोलाइटली कहा, यह मेरी पहली बार है, क्या मुझे एक टूर मिल सकता है? रिसेप्शनिस्ट ने शिव को 3 बैटल ऑप्शंस के बारे में समझाया। अरेंज्ड बैटल, जहां वह अपना ओपोनेंट खुद चुन सकता है। रैंडम बैटल, जहां उसे उसी लेवल के किसी ओपोनेंट से मैच किया जाएगा। गैम्बल बैटल, जहां हारने वाले को दोनों पार्टिसिपेंट्स का खर्चा उठाना होगा। शिव ने जल्दी ही अरेंज्ड बैटल को रूल आउट कर दिया क्योंकि वह किसी और टेमर को जानता नहीं था। गैम्बल बैटल, फ्री ट्रेनिंग का मौका, उसने सोचा और इसे चुन लिया। रिसेप्शनिस्ट ने आगे बताया कि बैटल्स को लेवल में कैटेगराइज किया गया है, लेवल 1 से 6, लेवल 7, 10। दोनों बैटल कैटेगरीज का खर्चा 100 येन है, जिसमें रेफरी और मेडिकल सर्विसेज शामिल हैं। शिव को पैसे खर्च करने का थोड़ा पिंच महसूस हुआ, लेकिन उसने डिसाइड किया कि प्रोवाइडेड सर्विसेज के लिए यह रीजनेबल है। वह 11 की एबिलिटीज को लेकर कॉन्फिडेंट था। उसका पेट एक मेटल ट्रांसेंडेंट लेवल 5 आयरन ईटर था, जिसके पास प्रोफिशिएंट लेवल हार्डन, बिगिनर लेवल हाई स्पीड हीलिंग जैसी स्किल्स थीं। उसे लगा कि 11 लेवल 6 के ओपोनेंट को हैंडल कर सकता है। वह एक चैलेंजिंग लेकिन सेफ फाइट चाहता था। फॉर्म भरने के बाद शिव ने पूछा, क्या मैं स्टेक्स बढ़ा सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि ऐसा अलाउड नहीं है। शिव को एक कार्ड दिया गया और लॉबी में ओपोनेंट का इंतजार करने को कहा गया। लॉबी में शिव ने देखा कि एक और टेमर चेन काई अपना फॉर्म भर रहा था। चेन काई, जो नीले बालों वाला स्टूडेंट था और ग्लासेस पहने हुए था, अपनी स्किल्स और आइस आर्माडिलो पेट बीस्ट के बारे में बोस्ट कर रहा था। मेरे क्लासमेट्स अब मुझसे लड़ने की हिम्मत भी नहीं करते। मैं यहाँ इम्प्रूवमेंट के लिए आया हूँ, उसने कॉन्फिडेंटली कहा। दोनों टेमर्स ने एक दूसरे को नोटिस किया। ये साफ था कि वे एक दूसरे के ओपोनेंट्स होने वाले थे। जल्दी ही दोनों को एरिना 11 में बुला लिया गया। एरिना 11 ये एक मैसिव ओवल शेप्ड एरिना था जो स्पेक्टेटर्स से भरा हुआ था। एरिना मैनेजर और रेफरी श्री ने उन्हें बताया, आपके पास एरिना का इस्तेमाल करने के लिए 1 घंटा है। फिर रेफरी ने मैच शुरू होने का सिग्नल दिया। 11 आगे आओ, शिव ने कमांड दिया। 11 पूरी शान के साथ शिव के सामने खड़ा हो गया। वह बैटल के लिए पूरी तरह तैयार था। 11 का प्रोफाइल मेटल ट्रांसेंडेंट लेवल 5 आयरन ईटर कब, प्रोफिशिएंट लेवल हार्डन, बिगिनर लेवल हाई स्पीड हीलिंग चेन काई ने काम रहते हुए अपनी टेमिंग डायमेंशन खोली और आर्म्स क्रॉस करते हुए एक फिगर को मटेरियलाइज किया। जैसे ही आइस ग्लेशियर्स एरिना के चारों ओर बनने लगे, एक मैजेस्टिक आइस आर्माडिलो प्रकट हुआ। आइस आर्माडिलो का प्रोफाइल आइस ट्रांसेंडेंट लेवल 6 बीस्ट, एक्सपीरियंस लेवल, आइस आर्मर, आइसी/आइस आर्माडिलो का ब्लू और येलो बॉडी आर्मर और उसकी शार्प क्लॉज उसे इंटिमिडेटिंग बना रही थी। उसकी ग्लोइंग येलो आइस पावर और कॉन्फिडेंस का एहसास करा रही थी। यह बैटल जिम के लॉबी में लाइव ब्रॉडकास्ट की जा रही थी, जिससे एक बड़ी भीड़ अट्रैक्ट हुई। ऑडियंस में एक स्टूडेंट यूए ने चेन काई को पहचान लिया।
वह हमारे ग्रेड के सबसे स्ट्रॉन्ग टेमर्स में से एक है, उसने एक्साइटमेंट में कहा। लॉबी में यूए अपने दोस्त को कॉन्फिडेंटली समझा रही थी, हमारी क्लास में कोई भी चेन काई को नहीं हरा सकता, उसका आइस आर्माडिलो बहुत पावरफुल है। जैसे ही उसने शियू और उसके आयरन ईटर को देखा, उसने मजाकिया अंदाज में भविष्यवाणी की, इसकी चांसेस तो बहुत स्लिम हैं। हार्डन से आइस आर्मर तोड़ पाना इम्पॉसिबल है। एरिना में चेन काई ने अपने आइस आर्माडिलो को कमांड दी, आईसी स्लैश का इस्तेमाल करो। आइस आर्माडिलो ने बिजली की रफ्तार से चार्ज किया। उसकी क्लॉज आईसी एनर्जी से ग्लो कर रही थीं। रेफरी और स्पेक्टेटर्स आर्माडिलो की स्ट्रेंथ देखकर हैरान थे, लेकिन जैसे ही अटैक 11 से टकराया, उसने तुरंत हार्डन एक्टिवेट किया और फिर सबकी चौंकने की बारी थी। आइस आर्माडिलो की क्लॉज 11 के इम्पैक्ट से क्रैक हो गईं, लेकिन 11 को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वह कंप्लीटली अनहार्म्ड खड़ा था। इस मौके को भांपते हुए शिव ने कमांड दी, 11 काउंटर अटैक करो। 11 हवा में ऊंचा कूदा और अपने ओपोनेंट पर वार करने के लिए रेडी हुआ। चेन काई ने पैनिक में अपने आइस आर्माडिलो को आइस आर्मर एक्टिवेट करने को कहा। देखते ही देखते आर्माडिलो एक मोटी बर्फ की लेयर में घिर गया, लेकिन 11 ने हार नहीं मानी। उसने अपने हार्डन किए हुए पंजे से सीधा आइस आर्मर पर हमला किया। धड़ाम! आइस शील्ड टूट गई। आइस आर्मर के टूटने के बाद भी 11 रुका नहीं। उसने एक और ताकतवर पंच मारा, जिससे आइस आर्माडिलो सीधा एरिना के दूसरी तरफ उड़कर दीवार से जा टकराया। आइस आर्माडिलो बेहोश हो गया। वह अब लड़ाई जारी रखने में असमर्थ था। बैटल खत्म। यह वन साइडेड विक्ट्री थी। पूरा एरिना स्टंट रह गया। शियू 11 की मेहनत और ट्रेनिंग पर प्राउड होकर मुस्कुराया। चेन काई वाइड आइड खड़ा था। उसने डिसबिलीफ में चिल्लाते हुए कहा, ये इम्पॉसिबल है, ये अनसाइंटिफिक है। उसने मटर किया, मैंने कोई हाफ फ्लॉड आइस आर्माडिलो तो नहीं ब्रीड किया था। रेफरी अनकॉन्शियस आइस आर्माडिलो को चेक करने गया। शियू, जो पहले से कॉन्फिडेंट था कि बैटल खत्म हो चुकी है, ने दोबारा अटैक के बारे में सोचा भी नहीं। उसकी थॉट्स अब फ्यूचर बैटल्स की प्लानिंग पर शिफ्ट हो गईं। हमें और भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स चाहिए, उसने सोचा। रेफरी भी मैच की स्पीड से इक्वली स्टन था। उसने खुद से पूछा, क्या 11 का हार्डन वाकई प्रोफिशिएंट लेवल पर है, और वो भी एक लेवल 5 आयरन ईटर के लिए? चेन काई और शिरी दोनों चुपचाप अनएक्सपेक्टेड आउटकम को प्रोसेस कर रहे थे। लॉबी में यूए और उसका दोस्त भी इक्वली शॉक्ड थे। यूए, जिसने पहले शियू को डिसमिस किया था, अब डिसबिलीफ में फुसफुसाई, क्या मैंने इसे पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर दिया? लॉबी में यूए और उसकी दोस्त अब शियू और 11 को अलग नजरों से देख रही थीं। चेन काई हार चुका है, ये तो साफ है, उसकी दोस्त ने कहा। यूए, जो थोड़ी फ्लस्टर्ड थी, ने तुरंत मना किया, मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है। फिर उसने स्पेक्यूलेट किया, शियू या तो किसी अमीर फैमिली से आता है या फिर एक टॉप टियर टेमर है। उसके पास हाई ग्रेड सप्लीमेंट्स या कोई यूनिक ट्रेनिंग मेथड्स जरूर होंगे। हालांकि उसने पहले चेन काई पर पूरा भरोसा जताया था, लेकिन अब वह सीक्रेटली उम्मीद कर रही थी कि वह इस हार से रिकवर कर सके। एरिना में चेन काई ने अपने आइस आर्माडिल्लो को टेमिंग डायमेंशन में रिकॉल किया। उसने शियू को देखा, जो 11 के सिर पर प्यार से थपथपा रहा था। 11 ने उत्साह से डिफीटेड टेमर की तरफ हाथ हिलाया, मानो उसे थोड़ा टॉन्ट कर रहा हो। चेन काई ने मन ही मन तय किया कि वह स्कूल लौटकर अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करेगा। उसने वादा किया कि वह इस हार को कभी नहीं भूलेगा। रेफरी ने शियू को विजेता घोषित किया। इसका मतलब था कि अब चेन काई को बैटल की फीस कवर करनी होगी। शियू ने 11 के साथ ब्रीफली विक्ट्री सेलिब्रेट की, फिर उसे टेमिंग डायमेंशन में रेस्ट करने भेज दिया। चेन काई, जो अभी भी अपने ओपोनेंट के बारे में क्यूरियस था, शियू से पूछा, क्या तुम पिंगचिंग के ही स्टूडेंट हो? शियू ने कंफर्म किया, हाँ, मैं पिंगचिंग से हूँ। मैं हाल ही में ग्लेशियर सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ। चेन काई ने अस्यूम किया कि शियू जरूर ग्लेशियर सिटी के टॉप टेमर्स में से एक रहा होगा, लेकिन अपैरेंट स्किल गैप ने उसे स्टन्ड कर दिया। हालांकि चेन काई ने हार को पॉजिटिवली लिया। उसने खुद से वादा किया कि वह और मेहनत करेगा, लेकिन जैसे ही वह अपनी बातचीत पर रिफ्लेक्ट कर रहा था, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कुछ गड़बड़ है, उसने सोचा। मेरी ग्रेजुएशन अभी 1 महीने दूर है और यह लड़का कहता है कि वह पहले ही ग्रेजुएट हो चुका है। शिरी का इंटरफेरेंस। रेफरी शिरी ने यह बातचीत सुनी और क्लैरिफिकेशन दी। अलग अलग मेजर्स की ग्रेजुएशन टाइमलाइंस अलग होती हैं।
बैटल, रेफरी, मेडिकल और ब्रीडिंग मेजर्स के स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स और जॉब प्लेसमेंट्स की वजह से पहले ग्रेजुएट होते हैं। यह सुनकर चेन काई के प्राइड को एक और झटका लगा, खासकर जब उसने सुना कि शिव बैटल मेजर भी नहीं है। शिरी ने पूछा, क्या तुम्हारे आइस आर्माडिलो को मेडिकल अटेंशन की जरूरत है? हालांकि चेन काय जानता था कि आइस आर्माडिलो टेमिंग डायमेंशन में खुद रिकवर कर लेगा, उसने हेल्थ सेंटर सर्विसेज लेने का फैसला किया। तो गाइस, आज का एपिसोड हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, पर वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।